सो हेलो एवरीवन, आप सभी का वंस अगेन बहुत वार्म वेलकम है डांस विद व्हील्स के संडे स्टोरी शेयरिंग सेशन में। कि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि यह सेशन सिर्फ किसी की स्टोरी सुनने के लिए नहीं होता। ये सेशन हमें इंस्पायर करता है, कनेक्ट करता है और रिमाइंड कराता है कि लाइफ में चैलेंजेस कितने भी बड़े हो, हम फिर भी राइज कर सकते हैं। तो हर DWD पार्टिसिपेंट की एक यूनिक स्टोरी है, स्ट्रगल की, करेज की, हीलिंग की और खुद को दोबारा डिस्कवर करने की। और आज की स्टोरी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम सुनेंगे एक ऐसी पार्टिसिपेंट की जर्नी जो कभी कैमरा ऑन करने में हेजिटेट करती थी और आज कॉन्फिडेंटली स्टेज पर भी परफॉर्मेंस कर पाई है। समवन whose journey teaches us that confidence can be rebuilt। डांस हीलिंग बन सकता है और लाइफ को दोबारा ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। सो टुडे इंस्पायरिंग गेस्ट इज आवर वेरी नोन मनीषा पटेल फ्रॉम राजस्थान। सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू प्ले सम वीडियो टू शेयर मनीषा जर्नी विद यू ऑल। राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक फार्मिंग फैमिली में बॉर्न हुई मनीषा घर की सबसे छोटी और सबसे लाडली रही। चाइल्डहुड से ही वो एनर्जेटिक, फन लविंग और एक्टिव थी। आउटडोर गेम्स, फैशन और स्पेशली डांस उन्हें बहुत पसंद था। स्कूल लाइफ सिंपल थी लेकिन ड्रीम्स और हैप्पीनेस से भरी हुई। लेकिन मार्च 2008 में महाशिवरात्रि के दिन क्लास 9th में पढ़ते वक्त एक डिवास्टेटिंग रोड एक्सीडेंट ने उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। इस एक्सीडेंट में कई लोगों की जान चली गई और मनीषा नियरली 1 मंथ तक कोमा में रही। सीवियर इंजरीज के साथ उन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट D8 लेवल हुई और लाइफ व्हीलचेयर पर आ गई। इमोशनली ये फेज काफी डिफिकल्ट था। सडनली डिपेंडेंट हो जाना इजी नहीं था। कॉन्फिडेंस टूट गया था, लेकिन फैमिली सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ मनीषा ने स्लोली खुद को दोबारा बिल्ड करना शुरू किया। एक व्हीलचेयर गर्ल को इंडिपेंडेंटली काम करते देख उन्हें इंस्पिरेशन मिली और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इंडिपेंडेंस होना स्टार्ट किया। 2018 में ब्रदर से मिला एक स्मार्टफोन उनकी लाइफ का अनदर टर्निंग पॉइंट बना। लर्निंग, एजुकेशन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कम्युनिटी से कनेक्शन ने उनकी लाइफ में होप वापस लाई। उन्होंने दोबारा स्टडीज कंटिन्यू की और क्लास 10th कंप्लीट की। नवंबर 2024 में मनीषा जॉइन डांस विद व्हील्स, लेकिन बिगिनिंग इजी नहीं थी। लो कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटीज की वजह से वो कैमरा तक ऑन नहीं करती थी। लेकिन प्रिया, एकता जी और डांस विद व्हील्स फैमिली के सपोर्ट से स्लोली उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। डांस सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं बना, डांस हीलिंग बन गया, कॉन्फिडेंस बन गया और खुद पर ट्रस्ट दोबारा आने लगा। 2025 में वुमेन्स डे डांस कंपटीशन में 3rd प्राइज जीतने के बाद लाइफ ने फिर टेस्ट लिया। उन्होंने अपने फादर को लूज कर दिया, जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट थे। ये फेस बहुत पेनफुल था, लेकिन डांस विद फैमिली और उनकी फैमिली और डांस के थ्रू वो फिर से स्लोली हील हुई। और फिर आया अस्तित्व 2025। जो गर्ल कभी कैमरा ऑन करने से हेजिटेशन करती थी, वही कॉन्फिडेंटली 350 से ज्यादा लोगों के सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। मनीषा पटेल की जर्नी हमें यह सिखाती है कि हीलिंग्स टेक टाइम, कॉन्फिडेंस कैन बी रीबिल्ट और लाइफ चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो जाए, फिर भी हम दोबारा खुद को पा सकते हैं। प्लीज जॉइन अस इन वार्मली वेलकमिंग मनीषा पटेल। सो वेलकम मनीषा टू आवर सेशंस। आई Thank होप you. एवरीवन्स गेट टू नो अबाउट मनीषा जर्नी, जो भी इनकी लाइफ की जर्नी रही है। एंड मैं हार्टली वेलकम करता हूँ एंड रिक्वेस्ट करता हूँ प्रिया को, जो कि डांस विद व्हील्स के फाउंडर भी है, सेशन को कंटिन्यू करते हुए मनीषा की लाइफ जर्नी से जुड़े क्वेश्चंस और सवाल और इनकी जर्नी से जुड़े जो भी एक्सपीरियंस है, आप मनीषा
कि मनीषा से आप पूछ सकते हैं। सो ओवर टू यू प्रिया। थैंक यू सो मच तरुण एंड मनीषा। सच बोलूं तो वीडियो देख के आंसू आ गए। आपकी जो जर्नी है बहुत इमोशनल भी है और बहुत प्रेरणादायक भी है। इतना हार्ड वर्किंग ओपनिंग, बाप रे, मुझे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ मनीषा। तो मैं तुमसे नॉर्मल प्रश्न पूछूंगी शुरुआत में। बचपन में तुम कैसी थी? साइलेंट थी या फिर शरारती थी? कैसी थी तुम? बचपन में मैं आम फैमिली की तरह छोटी, जैसे फैमिली का एक छोटा मेंबर होता है वैसे ही थोड़ी शरारती, थोड़ी नोटी और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती थी। और शांत रहना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो घर में सबसे छोटी थी आप, आपने बताया, तो आपको एक्स्ट्रा केयर मिलती थी, क्या होता था एक छोटे बच्चे के साथ जो होता है? तो थोड़ा सा बताएंगे सबको। हाँ, वो मेरी हर मांग पूरी कर दी जाती थी। मतलब मैं जो चाहती थी अपनी फैमिली से वो सब मेरी बातें मान लेते थे। मैं छोटी थी तो ज्यादा लाड प्यार भी ज्यादा मिलता था सबका। मेरे साथ तीनों भाई बहन बड़े थे तो मतलब मैं मेरी जो पसंद की चीज मैं मांगती थी वो मुझे हमेशा फैमिली से मिल जाती थी और आज भी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज बताओ जो तुम्हें मतलब बहुत खुश की थी, जो मिली थी एकदम, कुछ याद हो तो। हाँ, वो मैंने फर्स्ट टाइम भैया से फोन मांगा था तो भैया ने मुझे स्मार्टफोन दिया था और अच्छा, उससे मेरी लाइफ भी काफी चेंज हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी हमने वीडियो में देखा है, राइट? वही फोन की बात कर रही हो ना मनीषा? Yes, ma'am। बिल्कुल। बचपन में आप सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करती थी? स्पोर्ट्स खेलना, रेडी होना, फैशन करना, डांस करना, स्कूल लाइफ में कुछ ऐसी चीज? सबसे ज्यादा तो मुझे अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। उनके साथ गेम्स खेलना, जाना, स्पेशली घूमना मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि मैं ज्यादा देर घर पे रह नहीं पाती थी। मुझे इसे घूमना ज्यादा अच्छा लगता था और उनके साथ रेस लगाना जो अक्सर मैं ही हमेशा जीत जाती थी तो वो बहुत अच्छा लगता था। और डांस तो मैं स्कूल टाइम से ही करती थी तो वो वो सब हम ग्रुप में किया करते थे डांस वगैरह। डांस लेकिन का इंटरेस्ट कब से शुरू हुआ आपको? स्कूल में कोई परफॉर्मेंस किया था आपने? हाँ, डांस मैंने स्कूल टाइम से ही शुरू किया था और हमारे स्कूल में यही वो 15 अगस्त वाले कार्यक्रम होते थे तो उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा सबसे आगे रहती थी तो मैं अपनी टीचर वगैरह की फेवरेट हुआ करती थी तो हमेशा डांस पार्टिसिपेट करती थी और वहीं से मेरा डांस में इंटरेस्ट था। गुड। एक्सीडेंट के पहले लाइफ में फ्यूचर को लेके कुछ प्लान, कुछ ड्रीम्स था आपका, जब आपकी चोट नहीं लगी थी इसके पहले? हाँ, यस, मैं इंजरी से पहले मैं टीचर बनना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था जैसे हमारे टीचर हमको पढ़ाते, हमें शिक्षा देते, वैसे हम भी टीचर बन के आगे अगली जनरेशन्स को वो शिक्षा दे सकते हैं। और एक वजह ये भी थी कि मतलब मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर थोड़ा एजुकेशन को लेकर थोड़ा कम ही जागरूक थे और खास करके लड़कियों के एजुकेशन में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। तो मतलब मैं अगर टीचर बनती तो मैं आगे लड़कियों के लिए प्रेरणा भी बनती और उन्हें आगे एजुकेशन दे सकती थी अच्छे से। और एक वजह ये भी थी कि मैं जितनी मतलब एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा जितनी मिलनी चाहिए उतनी हमें नहीं मिली तो मैं आगे वाली जनरेशन्स को वो शिक्षा दे सकती थी। तो इसलिए मेरा टीचर बनने का ड्रीम्स था उस टाइम। फिर लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो थोड़ा उस स्पेस के बारे में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं? हाँ, तो इंजरी के बाद तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज ही हो गई। वो हादसा मेरे साथ तो मेरा मतलब सब कुछ उससे छीन गया। उस टाइम को फेस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। महाशिवरात्रि वाले दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था, उस बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या हुआ था, क्या चल रहा था जब आपका एक्सीडेंट हुआ? थोड़ा याद हो तो सब लोगों को।
हाँ मैम, उस दिन मैंने भी महाशिवरात्रि का व्रत रखा था और हमारे पड़ोस में सब जा रहे थे, तो पड़ोस की एक आंटी जी मुझे अपनी मम्मी से कहकर ले गई, मैं इसका मनीषा का बहुत ख्याल रखूंगी, उसे संभाल के ले आऊंगी वापस। तो मम्मी ने मुझे उनके साथ भेज दिया और मैं भी जाना चाहती थी, इतने दूर उदयपुर जाना था तो, और मुझे पहले से ही घूमना फिरना बहुत पसंद था, बताया जी तो आपने। तो मैं भी वहां जाना चाहती थी। तो फिर हम सब लोग जा ही रहे थे और फिर रास्ते में हेवी लोड ट्रक से एक्सीडेंट हो गया हाईवे पर, और वो हादसा मतलब इतना बड़ा था कि किसी एक्शन फिल्म का सीन हो, बस ऐसा ही हो गया था। और उस एक्सीडेंट में मेरे साथ 5 लोग और भी थे, वो डेथ कर गए। और जो हमारे पड़ोस की आंटी जी जो मुझे साथ में ले गई थी, उनका भी डेथ हो गई। और हाँ, तो और मुझे भी बहुत ज़्यादा इसमें चोट लग गई। फिर मेरी फैमिली आई, वहाँ से मुझे हॉस्पिटल ले गए उदयपुर में। फिर उसके बाद मुझे अंडा सिविल में वहाँ पर ले गए। फिर वहाँ जाकर मैं मतलब 1 महीने तक तो मैं वहाँ बिल्कुल कोमा में रही। मुझे कुछ पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं। और फिर 1 महीने बाद मुझे होश आया था। और जब होश आया तो मेरी लाइफ ही चेंज हो चुकी थी बिल्कुल पूरी तरह से। वो बहुत मुश्किल टाइम रहा मेरे लिए। ओके ओके, मनीषा जब कोमा के बाद होश में आई तो क्या फील हुआ? एक मतलब हम बेहोश हो जाते हैं, जैसे मेरा चोट लगा था, मैं बेहोश हो गई थी, फिर मैं होश में आई तो मेरे माइंड में कई ख्याल आए थे। तो तुम जब कोमा के बाद दोबारा से होश में आई तो क्या तुम्हारा माइंड सेट था? हाँ मैम, जब मैं कोमा से बाहर आई तो मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को देखा था, और मुझे होश में देखकर वो बहुत खुश भी हो रहे थे। और बस उन्होंने मुझे ये बताया कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है, तो सर्जरी से ठीक हो जाएगा। बस मैं भी यही सोचती थी कि बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर 7th मंथ रही तो मुझे धीरे-धीरे समझ आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। एकदम से मुझे बिल्कुल समझ नहीं पाई कि मेरी ऐसी इंजरी हो गई है, क्योंकि मैंने ऐसी कभी पहले ना देखी थी और ना कभी सुनी थी। ओके और मतलब उस टाइम तो मुझे इतना मेरी बॉडी में इतना पेन था कि मैं सोच रही थी मैं वापस बेहोश हो जाऊँ। मैं ओके। कोमा से बाहर ही क्यों आई, मतलब ऐसा फ़ील होता था, बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी। और फर्स्ट टाइम में जब कोमा से बाहर आई, मैंने अपनी मम्मी-पापा से बस एक ही सवाल पूछा था कि मेरे एग्ज़ाम्स हो गए, निकल गए बस ये। उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स भी थे 9 के, तो 1 मंथ बाद मुझे होश आया था, तो उस टाइम वो एग्ज़ाम्स भी निकल गए थे, होली का फेस्टिवल भी निकल चुका था। तो बहुत क्रिटिकल रहा वो टाइम। इमोशनली सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था? फिजिकली चेंजेस, डिप्रेशन या समाज को फेस करना? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या था? सबसे ज़्यादा तो मतलब फिज़िकली चेंज तो मतलब ऐसे हुए कि मैं अ, जो भी मिलने वाले लोग आते हैं बस यही जताते कि बेचारे बच्चे के साथ क्या हो गया, उसकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, उसका चेहरा खराब हो गया, कि वो पहले लग रही थी। बस जो भी आता एक अफ़सोस जता के चला जाता, और उस वज़ह से मैं भी डिस्टर्ब हो जाती और मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब होती रहती। जब मैं शुरू के टाइम घर आई 7th मंथ बाद, तो घर में तो पूरा मेला लगा रहता था मिलने वालों का, बस देखिए। लोग आते और अफ़सोस जता जाते, और इससे बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब डिप्रेस्ड भी। होता है इंसान सुन हाँ, सुन के, है ना? उनकी बातें सुन-सुन के डिस्टर्ब हो जाती थी, तो उस टाइम फिर मुझे उनकी बातें सुन के मुझे खुद से नफ़रत होने लगी। मैं फिर हम्म। मतलब आईने का भी सामना नहीं कर पाती थी उस टाइम, तो वो फिज़िकली चेंज तो बहुत मुश्किल हुए मेरे लिए। तो उस समय और फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम ऐसी दिखती हो, वैसी हो। उन्होंने मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ और मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। हमेशा मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली हर तरह से मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और हम्म। हमेशा वो मेरे लिए बने, हमेशा घर में मौजूद होते, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फैमिली का सपोर्ट मिला तो उससे आपको बहुत मतलब और आपका विल पावर स्ट्रांग हुआ। यस मैम। और सोसाइटी रिएक्शन तो बहुत ही क्रिटिकल रहे, मतलब
हम एक मतलब अपने सब कुछ एक्सेप्ट करके भी हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो फिर भी वो लोग हमें हमारे नाम के साथ एक दिव्यांगता जोड़ देते। तो हुँ, हम फिर बाहर निकल के भी वो हमें मतलब जीने ही नहीं देते, ऐसे हमारे साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, अगर हम अपनी कोई प्रॉब्लम बताए तो आप वो सामने से बोल देते हैं कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो फिर आप बाहर निकले क्यों? हाँ, तो हम हाँ। कितनी भी हिम्मत करके बाहर निकले, तो फिर भी हम उनकी बातें सुन के फिर डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वापस निकलने का मन नहीं करता और एक घर की सीमा के अंदर हम बंद हो जाते। हुँ, 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 हुँ। तो फिर इस वजह से हमें थोड़ा खुद को एक्सेप्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है, और जो कि मुझे लगा। हुँ, और हुँ। मेरे आस-पास मतलब बहुत मेरी फैमिली को छोड़ के मुझे आज तक जितने भी लोग मिले थे, उतने बस नेगेटिव माइंडसेट के ही मिले, और हुँ, हुँ। हमारे आस-पास तो बहुत ज़्यादा थे। तो हमेशा मैं बाहर निकलना भी चाहती तो उन लोगों का रिएक्शन बस ऐसा ही रहता। तो इस वजह से थोड़ा मुझे एक्सेप्ट करने में खुद को भी बहुत टाइम लगा। हुँ, हुँ। एक्चुअली और मनीषा ऐसे लोग तो मिलते हैं और आप उन्हें फेस करो, आगे बढ़ो, अब तो आपको काफ़ी उसका एक्सपीरियंस हो गया होगा। आपकी हाँ, स्टोरी में मैंने देखा आपने मेंशन किया कि जब आपको मतलब आपकी मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, यस। तो उस समय बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरे को मतलब खुद से इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, खुद से काम कैसे करना है? हाँ, यस मैम, वो टाइम मेरे लिए मतलब मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, जब मेरी मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हुआ, उस टाइम मैं बिल्कुल भी अपने काम नहीं कर पाती थी। मेरे सारे काम वही मेरी मम्मी ही करती काम थी, नहीं करती थी, और हाँ। उनका उनका हैंड क्रैक हो गया, तो उसके बाद फिर जब वो घर आए, उनके हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था, वो उनको बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो मेरे लिए सोच रही थी कि अब हुँ, तुम्हारे काम कौन करेगा? हाँ। तो कुछ दिन के लिए मेरी दीदी को भी बुलाया गया, तो उन्होंने किया। फिर मैंने भी सोचा अब हमेशा तो वो हमारे साथ रहेगी नहीं, और मम्मी के हाथ हैंड को मतलब ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। तो फिर मैंने उस टाइम मैंने खुद को इंडिपेंडेंट बनाने का सोचा, और वो टाइम मतलब ऐसा था कि जिस टाइम मतलब हम लड़कियाँ तो अपनी मम्मी के करीब होती ही हैं, तो उनके इतने पेन में भी हमें मुझे मुझे उनका सहारा बनना चाहिए था, उसमें वो मेरे लिए परेशान हो रही थी। परेशान हो रही थी, हाँ, हाँ। हाँ, तो उस टाइम मुझे बहुत गिल्ट फ़ील हुआ कि अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ होता तो आज मैं उल्टा अपनी मम्मी के काम कर रही होती। लगता है मनीषा, ये लगता है। हाँ, तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा भी लगा, तो फिर मैंने उस टाइम पूरा सोच लिया था कि अब मैं कुछ भी हो जाए, बस इंडिपेंडेंट बन के रहूँगी, और मैंने उस टाइम से ही खुद को इंडिपेंडेंट फिर बनाना शुरू किया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बताया अपनी स्टोरी में कि हॉस्पिटल आप जब गए थे तो आपको एक व्हीलचेयर में लड़की मिली थी जो इंडिपेंडेंट नजर आई आपको, तो उसने आपको कैसे इंस्पायर किया इंडिपेंडेंट बनने के लिए? हाँ, वो लड़की वहाँ हॉस्पिटल में मेरे बिल्कुल पास के बेड में ही रहती थी, तो हम काफ़ी टाइम एक-दूसरे से बात भी किया करते थे। तो हम्म। वो अपने सारे काम मतलब खुद ही करती थी, और वो रिहैब ले रहे थे, हम सब रिहैब में ही थे। जी, तो जी। वो अपनी फैमिली को छोड़ के मतलब अकेले रहती थी। उसके साथ एक ही अटेंडर रहता था, तो उसके इंजरी को भी 2 इयर्स हो चुके थे। वो सारे काम अपने खुद करती थी। जब मैंने उससे बहुत सी चीज़ें मैंने उससे ही सीखी थी पर्सनली भी, और कुछ दूसरी भी चीज़ें मैंने उससे सीखी थी। वो मतलब वो सारे काम अपने खुद कर लेती थी, और अपनी फैमिली से दूर रहकर अकेले वो कर सकती थी। फिर मैं तो घर में रहकर तो मैं अपने काम खुद कर ही सकती थी। मेरे साथ तो मेरी फैमिली भी थी, हमेशा बनी रहती थी, हमेशा सपोर्ट करने के लिए। तो वो भी मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग रहा, उसका बिल्कुल। होना भी, उसे देखना भी। कौन सा मतलब वो हाँ, वो कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? मतलब हमेशा मुझे ऐसा फ़ील होता है। हाँ, हाँ। तो कौन सा ऐसा काम था मनीषा जो तुमने पहली बार किया था और तुम्हें आज याद है कि भाई मैंने खुद से करवट लिया था या खुद से कुकिंग किया था? कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हें आज भी याद है कि मैंने सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने के बाद ये किया था जिसमें मुझे डिपेंडेंसी थी लोगों की? मुझे याद है। हाँ, यस मैम। सबसे पहले तो मैंने खुद से जो मुझे हमेशा मैं दूसरों को जब मैं बेड से व्हीलचेयर पर ट्रांसफर होती तो किसी को खड़ा रख के पास में फ़ील होती, क्योंकि मुझे व्हीलचेयर खिसकने का डर रहता था, कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ उसका। तो सबसे पहले मैंने बेड से व्हीलचेयर पर अकेले ट्रांसफर होना सीखा, फिर उसके बाद मैंने अपने खुद के कपड़े धोना, फिर कुछ मैंने घर के भी काम सीखे, जैसे सब्जी को काटना,
और अक्सर मैं अपने घर में छोटी-मोटी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो जाती है, उनको भी ठीक कर लेती। तो इससे मुझे मेरे पापा हमेशा प्रोत्साहित भी करते हैं कि तुम कर सकती हो, तुम बहुत से काम कर लेती हो। इससे मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता है और एक के बाद एक मैं ऐसे काम करती थी। और फर्स्ट टाइम मैंने कुकिंग तो कोविड टाइम में किया था। फिर मैंने फर्स्ट टाइम बिस्किट केक बनाया था। इसे देखकर मेरी फैमिली बहुत खुश हुई थी। ओके, ओके, बिल्कुल केक की फोटो हो तो ज़रूर ग्रुप में शेयर करना। यस मैम, अब तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीख ली है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके भाई ने आपको स्मार्टफ़ोन दिया था, जैसे कि हमने वीडियो में देखा। तो उसने आपकी लाइफ़ में कैसा चेंज लाया उस स्मार्टफ़ोन ने? क्या टर्निंग पॉइंट आया कि उसके बाद आपकी लाइफ़ एकदम चेंज हो गई? हाँ, वो जब मुझे स्मार्टफ़ोन मिला, उससे पहले मैं बाहरी दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे स्मार्टफ़ोन मिला तो मैं सोशल मीडिया के से थ्रू जुड़ी और वहाँ से मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा जो मेरे से भी बुरी सिचुएशन में थे और सब अपना वर्क कर रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जॉब भी कर रहे थे। तो फिर उनको देखकर मुझे लगा कि मैं तो उनसे काफ़ी बेहतर हूँ और मैं क्यों फिर अपने काम नहीं कर सकती? तो वहाँ से मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है, बाहरी लोगों से जुड़ने का, बाहरी दुनिया के बारे में जानने का, क्योंकि इससे पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी बस। तो फ़ोन के जो स्मार्टफ़ोन मिलने से मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा चेंज हुई। मुझे बहुत जो मैं अपनी अवेयरनेस नहीं थी, वो भी मुझे उस स्मार्टफ़ोन से ही मिली। आपने पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू किया, आपने 10th के एग्ज़ाम दिया। ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही होगी, हम स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे, हमारे जैसे फ्रेंड्स होते थे, नॉर्मल मिलते थे। फिर दोबारा से 10th करना, तो जो डिफ़िकल्ट जर्नी थी उसके बाद कैसे मोटिवेशन कहाँ से मिला तुम्हें? मैंने पढ़ाई तो मेरे लिए बहुत स्टडी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मुझे यही लगता था कि एक पढ़ाई है जो हम अपने मतलब जो हमारे इधर इतना एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस नहीं थी, उसको मैं पढ़ाई के ज़रिए अवेयरनेस ला सकती हूँ, दूसरों को भी अवेयर कर सकती हूँ। तो मेरी स्टडी वहाँ पर छूटी थी जहाँ से मैं कल्पना भी नहीं कर सकती छोड़ दूँगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो इंटर के बाद तो मैं बिल्कुल मेरी स्थिति खराब हो गई थी, तो मैं स्टडी छूट ही गई उसके बाद तो। लेकिन जब एक बार हमारे इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक वैकेंसी निकली थी, तो ओके। मेरे पापा ने वो सारे फॉर्म फिल कर दिए और मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया, बस मेरी स्टडी की वज़ह से मैं एजुकेशन की वज़ह से मैं रह गई उसमें। तो हुँ, हुँ। मेरे पापा ने मुझे उस टाइम फर्स्ट बार बोला था कि बेटा तेरी तो किस्मत ही खराब निकली। हुँ, मतलब तुम्हें सारे फॉर्म तुम्हारे फिल हो गए बस स्टडी की वजह से, एजुकेशन में तुम्हारे सर्टिफिकेट की वजह से रह गई। तो मैंने उस दिन से ही मतलब बना लिया था मन कि मैं अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस स्टडी स्टार्ट करके ही रहूँगी। हुँ। और बाकी मैं जहाँ एनजीओ से एक जुड़ी थी, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे जॉब करते हुए देखा था। तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिला कि मुझे बस अपनी अब स्टडी आगे स्टार्ट करनी चाहिए। तो फिर जैसे ही मुझे बेड्स और प्रेशर्स और से रिकवरी मिली, तो मैंने सबसे पहले स्टडी को ही चुना और आज मैं आगे भी स्टडी कर रही हूँ। वेरी गुड, नाइस। घाव वैक्सूल का जो फेज़ था वो भी बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा ना? उससे मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रही आप? क्योंकि घाव जो होते हैं, वैक्सूल जो होते हैं, ब एकदम ठीक तो 2-3 दिन में हो नहीं जाते, टाइम लगता है। हाँ, वो उस टाइम टाइम भी मेंटली मतलब बहुत मानसिक स्थिति से आप कैसे स्ट्रॉन्ग रही? हाँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो प्रेशर और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम खत्म ना कर सकें, वो कभी ठीक ना हो पाए। उसे मैं ठीक कर सकती थी अपने मतलब मैं ही कर सकती थी उसे अपनी केयर से और वो टाइम मेरे लिए इतना मुश्किल रहा कि मैं अपना सब कुछ मैनेज कर चुकी थी। मेरी एक अच्छी लाइफ चल रही थी बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ और वो मुझे फिर से मतलब बेड पर आना पड़ा। मैंने बहुत टाइम बेड रेस्ट लिया पूरी तरह से। तो वो टाइम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा मेंटली भी, लेकिन हुँ, फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया हमेशा बहुत ज़्यादा। मुझे सारी चीज़ें मतलब बेड पर दे दी जाती थी जब मैं प्रॉपर बेड रेस्ट लेती थी और हर चीज़ में मतलब मेरी डाइट में, हर चीज़ में मेरी फैमिली भी बहुत ध्यान रखती थी। फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, वेरी गुड। ओके, हाँ, तो ओके। उसमें फैमिली भी हमेशा बोलती है कुछ नहीं बस ठीक हो जाएगा और इसे तुम ही ठीक कर सकती हो बस। हुँ, तो हुँ।
मैंने इसकी थोड़ा मतलब ये प्रेशर शो का थोड़ा इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, उसमें तो उसको हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे खत्म नहीं कर सकते कभी, हम उसे हील नहीं हो सकते। तो मैं हमेशा ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, बस मुझे यही मेंटालिटी आगे इसे रिकवरी में बहुत हेल्प मिली मुझे। ओके ओके। और मेरे लिए मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे इससे जल्दी से जल्दी इससे ठीक होना है और मुझे आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। मेरा आगे बस यही मुझे उस टाइम धुन सवार हो गया था कि अब मुझे बस स्टडी करनी है अपनी बस आगे की। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देख चुकी थी ऐसे, तो मुझे भी एक जिज्ञासा जगी थी कि बस अब अपने लिए कुछ करना ही है मुझे। ओके ओके। अब आपकी ये जर्नी हुई कंटिन्यूसली, इतने सालों की चीजें इतने जल्दी तो कवर नहीं होती है, बट हो गई, आपने बताया। तो अब आया DWW का चैप्टर आपकी लाइफ में। ऑनेस्टली मुझे याद है मनीषा, जब बिगनिंग में हमारी क्लासेस होती थी तो आप कैमरा ऑन में बिल्कुल मुश्किल होता था, करती ही नहीं थी, है ना? यस मैम। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है ये चीज। तो आप DWW के बारे में बताएं, आपको कैसे पता चला इसके बारे में कि डांस विथ व्हील क्या है, इसमें क्या होता है, किसके जरिए पता चला? हाँ, मैं उस टाइम मैंने प्रेशर शॉप के लिए मैं एक एनजीओ से जुड़ी थी। फिर वहाँ से ही मुझे आपके बारे में पता चला और मतलब सर के थ्रू मुझे आपके बारे में पता चला कि आप ऐसा कोई ग्रुप बना रहे डांसिंग ग्रुप, तो फिर मैं भी आपसे जुड़ी, फिर मैंने आपसे बात की, फिर आपने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा था। हम्म। तो इस प्रकार से आप जुड़ी। शुरू में आप कैमरा ऑन करने में हेजिटेट होती थी, क्यों होती थी मनीषा? ये सवाल मुझे आपसे सबके सामने पूछना था। क्या हाँ था? मैम, मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मेरे पास फ़ोन होते हुए मेरे फ़ोन की गैलरी में सबकी फ़ोटोज़ होती थी, लेकिन सिवाय मेरे सबकी होती थी। मैं अपनी फ़ोटोज़ लेना इंजरी के बाद बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जबकि इसका उल्टा था, इंजरी से पहले मुझे फ़ोटो खींचना बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरे भाई के पास भैया के पास एक सिंगल कैमरे का फ़ोटो था, वो हमेशा डाँटते मुझे, लेकिन फिर भी मैं चुपके से उनके फ़ोन में फ़ोटो खींच लेती थी। और इंजरी के टाइम जब मेरा मतलब मैंने फर्स्ट टाइम आईने में देखा था, तो मेरे फेस पर इतने सारे कट लग चुके थे कि मैं खुद को ही देखकर डर चुकी थी और मेरे मन में एक डर बैठ गया था कि मैं दूसरों से अलग दिखती और खराब दिखती। बस इसी वजह से मैं कभी कैमरे का सामना ही नहीं कर पाती थी और दूसरे लोगों को मतलब ऐसे सब मेरे साथ इतना नेगेटिविटी रही कि मैं कभी किसी को फेस ही नहीं कर पाती थी। उस टाइम मुझे बहुत मतलब हेजिटेशन होती थी कैमरा को सामना करने में, लेकिन फिर डांस फील्ड के ज़रिए सीख लिया ये सब। फर्स्ट सेशन याद है आपको डांस विथ व्हील का? कौन सा था, कैसा लगा था? यस मैम, वो बहुत एक्साइटिंग सेशन था हमारा। हम सब ने फर्स्ट टाइम सबसे बात की थी, वो हमने ऑफ कैमरा में ही ली थी, लेकिन हमारी उस टाइम एकता मैम से फर्स्ट टाइम बात हुई थी। जी। हमने एकता मैम को अपनी प्रॉब्लम भी बताई थी, तो फिर उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ही अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे। क्योंकि हर व्यक्ति की डिसेबिलिटी अलग-अलग होती है। हमें इसको पकड़ के बैठे नहीं रहना है, हमें उसके साथ आगे उसको एक्सेप्ट करके आगे चलना। तो वो फर्स्ट सेशन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्साइटिंग रहा और उसके बाद ही मैंने थोड़ा-थोड़ा कैमरे का भी सामना करना सीखा था। क्योंकि उस टाइम मैंने की जो बात की उन्होंने आपकी लाइफ बिल्कुल टर्निंग पॉइंट चेंज कर दिया। हाँ, उस यस दिन के मैम। बाद से आपने स्लोली कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कैसे हुआ? हाँ, वो पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब डांस सीक्वेंस के थ्रू हम जुड़े तो फिर उसमें वीडियोस बनाने पड़ते थे, तो फिर ना चाहते हुए भी फिर कैमरे का सामना करना ही पड़ता था। और मैंने फर्स्ट बार मैंने आपको वीडियो भी सेंड किया था बना के, बहुत मुश्किल से मैंने फर्स्ट टाइम कैमरे का सामना किया था वो। तो ऐसे डांस के थ्रू जब वीडियोस बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती और क्लास अटेंड करनी पड़ती, तो इससे इस सारी प्रैक्टिस की वजह से वो हेजिटेशन अब खत्म हो गई पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। देखती हूँ मैं, अब तो आपकी बहुत सारी रील्स भी डलती है इंस्टा पे। जी हाँ, जी। वो इवेंट के बाद ही सब वो इतना कॉन्फिडेंस मिला मुझे। इमोशनल बहुत परेशान थी आप, तो डांस ने आपकी लाइफ में इमोशनल हीलिंग में क्या रोल प्ले किया? हाँ, उस समय डांस जब डांस शुरू हुआ था
तो आप अंदर से बहुत परेशान थी, राइट? यस मैंने मैम, देखा। हाँ हाँ। हाँ, मैं उस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि मेरे माइंड में मतलब मेरे पापा को खोना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो हर किसी के लिए रहता है, मैं चाहती ये दिन किसी किसी लड़की को मतलब देखने को मिले ऐसा, अपने फादर को खोना। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था, लेकिन जब हमारी डांस रिट्रीट की क्लासें होती और हम सब मतलब वो प्रैक्टिस चलती, क्लास चलती, तो कुछ टाइम के लिए मेरा माइंड उससे डिवाइड हो जाता। मैं उस प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाती थी और जब प्रैक्टिस करती तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाती थी और उसमें एक सबका सपोर्ट भी रहा। आपने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। कॉलिंग के ज़रिए आपने मुझसे बात की और बाकी लोगों के साथ मिलना और वो वीडियो प्रैक्टिस बनाना, प्रैक्टिस वीडियो लेकर उसके लिए प्रैक्टिस करना, तो उस सबसे मेरा माइंड थोड़ा डिवाइड हो जाता था उनसे, तो उसमें बहुत हीलिंग मिली मुझे। वुमेन डे के दिन आपने 3rd प्राइज जीता था, मुझे याद है, जब हुआ था मार्च में। तो उस मोमेंट पे क्या फील किया था आपने, मनीषा? बहुत खुशी मिली। ऑफ कोर्स वो मेरा फर्स्ट प्राइज था। मैंने अपनी फैमिली में भी सबको बताया था और मतलब वो जब प्राइज के पैसे मेरे भैया ने मुझे दिए, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था कि आगे भी ऐसा करते रहना। और वो मेरा मतलब फर्स्ट डांस था और मुझे फर्स्ट टाइम ही मैं 3rd प्राइज मिला था, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैंने अपनी फैमिली में भी सबको बताया था। मेरे लिए प्राइज़ छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता। वो प्राइज़ मनी जो थी वो मैंने अब भी सँभाल के रखी है और हमेशा भी रखूँगी। ओह वो नाइस। मेरे लिए वो मेरी मेहनत से मैंने पाया था, तो मेरे लिए बहुत प्राउड फ़ील था वो टाइम जी जी खुद बिल्कुल। के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इमोशनल है, यदि कंफर्टेबल हो तो ही आंसर दीजिएगा, नहीं तो हम स्किप कर सकते हैं। मनीषा, आपने स्टोरी में मेंशन किया आपने अपने जो फादर हैं उनका सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा था। उनके यस। लॉस करने के बाद जो डिफिकल्ट रहा होगा, उस फेज को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि आप जो जो आपने एक बात बोला कि मैं नहीं चाहती कि किसी के पापा का हाथ बच्चों के सर पे से उठे, तो मैं उससे समझ गई जवाब। तो कैसे हैंडल किया वो फेज आपने? हाँ, वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरी इंजरी से भी ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ भरा रहा। जिस दिन मैं मतलब एग्ज़ाम्स देकर आई थी, उस दिन मेरे पापा, मैं भी एग्ज़ाम्स देने गई थी और मेरे पापा भी अपने चेकअप के लिए गए थे, तो वापस मैं जब घर आई मैंने कॉल पे कॉल करती रही मैं, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी जब मैं घर पे आई, क्योंकि अभी तक वो लोग आए नहीं हो करके। फिर मुझे वो कॉल पर वो मेरी दीदी का मैंने जब मतलब मेरी दीदी को कॉल किया तो मैंने उनका रोना सुन लिया था। ठीक है, फिर कोई मुझे लगा कि उम, फिर उसके बाद मतलब इतना मेरे लिए वो पेनफुल था कि जब मैंने मेरे पापा की डेड बॉडी घर पे आई, तो मतलब मेरे आँखों से बिल्कुल आँसू नहीं निकल रहे थे। मेरे अंदर बिल्कुल ज्वालामुखी फट रहे थे, लेकिन मैं रो पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी। बिल्कुल मेरे अंदर जान ही मतलब नहीं है, मैं ज़िंदा लाश की तरह बन चुकी थी। बस मेरे अंदर मतलब सिर्फ़ साँसें चल रही थी, जान हो ही नहीं ऐसा हो गया था। और मैंने नेक्स्ट डे भी मेरे एग्ज़ाम्स था, लास्ट मेरे 10th का साइंस का एग्ज़ाम था उस दिन, और मेरी दीदी की फैमिली ने बहुत मुझे मोटिवेट किया और समझाया कि आगे एग्ज़ाम्स देने हैं, तुमको आगे भी लाइफ़ जीनी है। फिर उन्होंने सपोर्ट किया और मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए गई वहाँ पर। और वो टाइम तो बहुत मतलब मेरे लिए मुश्किल रहा। पापा को खोना मेरे लिए, मेरे सबसे बड़े सपोर्टर मेरे पापा थे, क्योंकि कभी मैं उनके बगैर उनके बिना कहीं बाहर गई ही नहीं थी। तो हमेशा लड़कियों उनका का मतलब सपोर्ट मिला लड़कियों मुझे। का अटैचमेंट अपने फादर से ज्यादा होता है। हाँ, मतलब लड़कियों के लिए तो अपने पापा ही पहले हीरो होते, सबसे बड़े आइडल और हीरो होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इस कंडीशन में डीडब्ल्यूडब्ल्यू ने कैसे सपोर्ट किया आपका, डीडब्ल्यूडब्ल्यू की फैमिली ने? शायद इस हाँ, समय आप डीडब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ गई थी ना? यस मैम। हाँ। जब मैं ईडब्ल्यू से जुड़ी थी उस टाइम ही मेरे पापा की ये सब हुआ, तो
उस टाइम में मतलब क्लास लेती थी, तो वहाँ पर भी मुझे जब मैं प्रैक्टिस करती थी और क्लास लेती थी, तो अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी के देर के लिए भूल जाती थी। और कभी-कभी मुझे उसमें भी थोड़ी दिक्कत हो जाती थी, प्रैक्टिस करने में भी ऐसे, तो फिर उसमें भी आप मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती थी। या मैं मेरे लिए हमेशा खड़े रहते थे, मेरा सपोर्ट भी करते थे। और बाकी मेरे फ्रेंड्स जो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। और डांस मेरे लिए एक हीलिंग बन चुका था, तो जब मैं ना चाहती थी मुझे उस टाइम डांस प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी, उसके वीडियोज़ भी बनाने पड़ते थे। तो कुछ देर के लिए मैं उस प्रॉब्लम से निकल जाती थी और धीरे-धीरे फिर मेरे लिए सारी चीज़ें एक हैबिट बन गई। तो फिर उससे हील होने में बहुत हेल्प मिली मुझे। अगर मैं इस सारी एक्टिविटी से नहीं जुड़ी होती, तो शायद मैं एक बार फिर से डिप्रेस हो जाती, क्योंकि ये सब झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अपने पापा को खोना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जयपुर ट्रेवल्स के दौरान जब आपका अस्तित्व का ये हुआ था, आपने परफॉर्मेंस किया था। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जयपुर ट्रेवल्स और स्टेज परफॉर्मेंस का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हम वो वाला टॉपिक छोड़ देते हैं अब। अस्तित्व 2025 जो था आपके लिए, क्या कैसा रहा जब आपने ट्रेवलिंग किया, परफॉर्मेंस किया? कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना, वो सब बातों से अलग जाके। हाँ, जयपुर ट्रैवल तो मतलब ट्रैवलिंग करना और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। तो जब हम ट्रैवल के लिए निकले, तो बहुत डर भी लग रहा था मुझे कि इतना बड़ा ट्रैवल मैं कैसे करूँगी, वो भी अकेले। तो एक डर भी था और एक एक्साइटमेंट भी थी कितनी दूर जाना। और डर तो इसलिए था कि मैं फर्स्ट टाइम बिना अपने पापा के बाहर निकल रही थी और बिना इतने फैमिली के कभी बाहर गई नहीं थी इतने दूर। तो वो ट्रैवल में बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत एन्जॉय भी किया क्योंकि मुझे ट्रैवल पसंद था। लेकिन जब वहाँ पर हम पहुँचे, तो सारे डर भी खत्म हो गया, सारी हेजिटेशन भी दूर हो गई और सबसे मिले, तो वो एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल था इसका। और स्टेज पर परफॉर्मेंस करना, तो मैंने फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों का सामना किया था। इससे पहले मैं कभी ऐसे लोगों का सामना नहीं कर पाती थी। तो एक उस पार्टिसिपेंट किया और वहाँ पर डांस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल भी लग रहा था, लेकिन उस टाइम मैंने खुद को सिर्फ एक ही बात बोली कि अब मुझे करना ही होगा। जब मैं ज़्यादा मुश्किल में होती, तो खुद को ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देती, बस एक ही बात बोलती कि बस ये करना ही है, तो उसे करना ही पड़ेगा। फिर मैंने वो परफॉर्मेंस किया, लेकिन एक जो डर था, जो हेजिटेशन थी, वो उस स्टेज परफॉर्मेंस से सारी खत्म हो गई। ओके, जो गर्ल कैमरा ऑन करने में हेजिटेट होती थी, उसने 350 लोगों के सामने प्लस 350 कैसे मतलब फील कर रही थी आप? इतने सारे लोगों का सामना करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब उस सब का सामना किया, तो ऐसा लगा जैसे कि हम भी नॉर्मल लोगों की तरह हर चीज़ वो कर सकते हैं जो दूसरे पसंद करते। तो मैं भी मतलब हम भी ऐसा कर सकते। वो एक कॉन्फिडेंस मिला मुझे वहाँ स्टेज परफॉर्मेंस से। फैमिली का रिएक्शन कैसा था उस टाइम आपकी, जब उन्होंने देखा आपका? फैमिली के जो मेंबर आए थे, उन्होंने वीडियो कॉलिंग में दिखाया होगा या फिर वीडियो शेयर होगा, तो क्या था फैमिली का कुछ रिएक्शन याद हो? हाँ, जब मैं वापस ट्रैवल से घर आई, तो मेरी फैमिली को मतलब बहुत सरप्राइजिंग थी कि जो लड़की मतलब घर से बाहर निकलने के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी। मतलब हमेशा मेरी फैमिली मुझे बाहर ले जाने का सोचती, तो मैं हमेशा मना कर देती। तो हाँ। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं अपनी मर्जी से सबको बोल के बाहर गई थी फर्स्ट टाइम। फिर सबसे जीत करके मैं बाहर निकली थी। तो जब मैं स्टेज परफॉर्मेंस करके आई और मैंने सबके फ़ोन्स में अपनी परफॉर्मेंस के स्टेटस देखे, तो मुझे बहुत खुशी हुई उस टाइम। और फैमिली भी मेरी बहुत सरप्राइजिंग थी। वो जयपुर इवेंट मेरे लिए इतना बड़ा रहा कि आज कोई मुझे आके बोलता है कि मेरे बारे में बात करता है कि अपने सारे काम खुद कर लेती है, अपने को कैसे संभालती है। तो मेरी मम्मी और मेरी फैमिली वो सामने से बोल देते कि अभी ये जयपुर जाके आई है आके। इतनी मतलब खुशी से बताते कि वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी भी संभाल लेती है
और अपने सारे काम भी कर लेती है, और इतनी मतलब इतनी दूर जाके आई है वो जयपुर में, तो फिर वो जो पूछने वाले का जो छोटा सा मुंह हो जाता है उसको देखने का अलग ही रिएक्शन होता है। लास्ट मोमेंट तक आपका कैंसिल होते होते आप बताए मुझे कॉल पे, आपको रातों में नींद नहीं आती थी कि आपका इवेंट में जाना कैंसिल ना हो जाए, गाड़ी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो पल कैसा था, उसे कैसे मतलब आप एंजॉय करते थे कि नहीं मुझे तो जाना है चाहे कुछ भी हो जाए? लास्ट मतलब मुझे याद है कि आपका सब कुछ बुकिंग हो गया था, उसके बाद भी आपने कहा कि मैडम मेरा तो कोई पक्का नहीं है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई लाने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं, तो वो थोड़ा सा बताएंगे सबको? हाँ यस मैम, मैं मेरे मतलब अटेंडर को मिलने में मेरे साथ, मैं तो रेडी थी बिल्कुल, और मैं जाना भी चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए ये एक लाइफ चेंज हो सकता था, मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट होने वाला था। क्योंकि मैं खुद को मानती थी कि मुझे यहाँ से शुरुआत मुझे करनी है, क्योंकि आज मैं नहीं कर पाई तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी, और उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, तो मुझे वहां जाना चाहिए और करना ही चाहिए। लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया और अपने भैया को बताया, तो वो सारे एकदम से डर गए कि ये हमेशा घर में रहने वाली लड़की आज इतनी जिद क्यों कर रही है बाहर जाने की। तो मतलब फैमिली भी राजी थी मेरे को मुझे वहां भेजने के लिए, लेकिन सब डर रहे थे कि तुम अकेली कैसे करोगी, क्योंकि मैं बाहर कभी इतने दूर गई नहीं थी। तो सबको एक डर सा लगा कि मैं अपने सारे काम कैसे अकेली कर पाऊंगी। हालांकि मैं घर में कर लेती थी, लेकिन फिर एक वो होता ना कि एक काम कर लेते ऐसा लगता, और एक उसका सामना करते, उसको फेस करते हैं, वो अलग बात होती। तो अटेंडर भी नहीं मिल पा रहा था मेरे लिए साथ जाने का, लेकिन मैंने सब कुछ मैनेज किया, अटेंडर भी बनाया, और भैया ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भी रेडी की, और थोड़ा मतलब टेंशन भी होती थी, और मैंने जब सब लोग मना कर रहे थे, अटेंडर नहीं मिल रहा था, फिर मैंने आपको बताया भी था कि मैं नहीं आऊंगी फिर मैंने फिर से खुद को मतलब समझा कि मुझे अब जाना ही होगा और मुझे करना ही होगा, क्योंकि आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल तो आप मेरे आए। लिए बहुत अच्छी बात भी रही है, मैंने अपने आप से जिद की तो हो गया, इसलिए कभी कभी खुद से जिद करना भी अच्छा रहता है। मुझे भी आपका वो फेस याद है, आप आए और आप बोले मैडम मैं आ गई, ये गाड़ी की चाबी लो, अस्तित्व करवाओ आप, तो बस जो लग रहा है मैं हाँ, आ गई बस। मुझे भी याद है वो दिन। अस्तित्व इवेंट हमारे लिए मतलब अम, हम अस्तित्व ने हमें हमारे लिए फरिश्ता बनकर ये इवेंट आया था, जो हमें चार दीवारी से बाहर निकल के हमें बाहर की दुनिया दिखाई, हमें जिंदगी जीने का एक नया तरीका और नजरिया दिया, कि हमें सिर्फ अपनी लाइफ को सिर्फ ऐसे घसीट के निकालना नहीं है, हमें उसे जीना है, इंजॉयमेंट के साथ जीना है, और हमें लाइफ में आगे कुछ करना है, वो हमें अस्तित्व ने सिखाया। तो हमारे लिए अस्तित्व एक फरिश्ते की तरह रहा, लाइफ चेंज पॉइंट रहा वो हमारे। बहुत सही स्टोरी रही है। अब आते हैं अपन क्विकली फन रिकॉर्ड क्वेश्चंस में, राउंड क्वेश्चंस में। तो मनीषा आपका फेवरेट डांस सॉन्ग बताओ जो इतने दिन से आपने एक्सपीरियंस किया। हाँ, वो घूमर मुझे हमेशा से पसंद था, और मैंने वही से डांस स्टार्ट किया था, और आज के टाइम भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें मैं कुछ एक्शंस नहीं आते फिर भी व्हील चेयर घुमा के भी कर लेते, इसलिए हमेशा ऑल टाइम राजस्थान फेवरेट। से है ना, घूमर राजस्थान को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ज्यादा यस, पसंद होगा। यस मैम। ओके ओके, फेवरेट पर्सन आपका DWW में, मुझे तो पता है, सबको बता दो। हमारी DW की मैम प्रिया शर्मा जी, नहीं नहीं हमारी मेरी सबसे छोड़ो, फेवरेट। आपके फ्रेंड में मेरी छोड़ो। हाँ, लेकिन वो हमारी सबसे ज्यादा फेवरेट है प्रिया मैम। अच्छा अच्छा, और बताओ फेवरेट पर्सन जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। बाकी तो सभी है, लेकिन प्रिया मैम तो लड़ाई हमारे होना लिए, चाहिए। क्योंकि उनसे हमने बहुत ज्यादा सीखा है, वो हमारे लिए बहुत एक्सपायरिंग रहे, हमारे आइडल भी है वो, इसलिए हमें प्रिया मैम हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट में भी रहते हैं हमेशा, और उनसे हमें हमेशा बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, तो अरे मेरे लिए सबसे फेवरेट वही है। चलो 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 चलो, इनफ इनफ। फेवरेट शब्द बोलो एक डांस विथ व्हील के लिए, एक वर्ड बोलो। डांस विथ रील्स हमारी मतलब हमारी बेरंग जिंदगी में, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में एक रेनबो बन के आया, जो हमेशा हमारे लिए रंग बिखेरता रहा, बिल्कुल। मतलब हमारे लिए रेनबो है। ओके, आपकी एक ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहते हो। पैरा ओलंपिक्स में मैं जाना चाहती हूँ, वो हमेशा से मेरे लिए एक ड्रीम्स रहा है वहाँ जाना, और क्योंकि मुझे इंजरी से पहले भी मुझे लगता था कि मैं रनिंग कर सकती हूँ, और हमेशा मैं इसकी प्रैक्टिस भी किया करती थी,
लेकिन उसके इंजरी के बाद मेरा ये एक दबा हुआ सा सपना रह गया था कि टूट गया था कि अब मैं रनिंग नहीं कर सकती, लेकिन अब मुझे खुद को लगता है कि मैं पैरा ओलंपिक में जा सकती हूँ, वहां परफॉर्म कर सकती हूँ। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, अब मेरे साइड से फ्लोर ओपन है, किसी को मनीषा से कोई क्वेश्चन करना हो, एक एक अपना थंब रेस करके मनीषा से क्वेश्चन कर सकते हैं ना। कोमल जी, बिल्कुल कोमल जी आइए। जी, एक्चुअली मनीषा आपने बोला ना, जबकि लोग कहते थे कि इतनी प्रॉब्लम है तो बाहर क्यों आते हो, वो तो चीज मैंने भी बहुत बारी फेस की थी, तो मेरा वो एक्सपीरियंस है। बट जब आपको लोग ऐसा बोलते थे तो आप फील कैसे करते थे उस चीज को, और उससे उभर कैसे आए? मतलब बावजूद उसके भी आज आप बाहर जाती हो, लोगों ने वैसा कुछ बोला था उसके बाद भी, तो आपने उस चीज को कैसे टैकल किया और उससे बाहर आई थी? हाँ, जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो जब लोग हमें डिसेबल बोलते हैं, जबकि हम एक नॉर्मल व्यक्ति, तो और हमारे एक हादसे में हमारे साथ ये सब हुआ और हमारी ऐसे लाइफ चेंज हुई है, तो उनकी बात सुन के हमें थोड़ी तकलीफ भी होती है। लेकिन धीरे धीरे मेरी ऐसी बातों से इतना सामना हो गया कि अब मैं इतना ढीठ हो चुकी हूँ कि अब मेरे सामने भी आकर कोई मुझसे बोल दे तुम ऐसी दिखती हो, ऐसी हो, तो मुझे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे मतलब मैंने इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा फेस किया, तो अब मैं अब ज्यादा उन बातों पर ध्यान नहीं देती, और इससे मुझे हील होने में उससे हेल्प मिली। जी जी, और वेरी हमें नाइस। ज्यादा मतलब ऐसी एक एक एज के बाद हमें समझ आ जाता है कि हमें लोगों की इसी सोच के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम एक छोटी एज में होते हैं तो हमें ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन जब हम एक मतलब हमारे हमें थोड़ी समझदारी आ जाती है तो हम ऐसी बातों को फिर समझने लग जाते हैं कि हमारे लिए लोगों की बातें जरूरी नहीं, हमारे लिए खुद को इम्प्रूवमेंट करना, खुद को आगे बढ़ाना जरूरी है, और ऐसी बातें होती रहेंगी, ऐसे लोग हमें मिलते रहेंगे। सही सही बात है, बिल्कुल सही। कोमल के अलावा किसी ने और 100 किया था? एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि डीडब्ल्यूडी में जैसे हम लोग डांस तो करते ही हैं, आपकी खुद की विश क्या है कि अपार्ट फ्रॉम डांस हम सब लोग मिलके कुछ करें, सब लोग मिलके कुछ अलग करें, वो आप बताइए। हाँ, हमें मतलब एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे से बातचीत भी करते रहना चाहिए, और डांसिंग के अलावा भी हमें एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहिए। तो और हम इसके जब हमारे ग्रुप में ऐसी डांस प्रैक्टिस ना हो, उसके बाद भी हम एक अलग से भी हम आपस में जुड़कर भी डांस कर सकते हैं, ये कहना चाहूंगी। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी प्रिया मैम, कि मनीषा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है और मोटिवेटिंग भी है, और बहुत ही अच्छा लगा। और मनीषा, हम सब लोग साथ में हैं, आप कभी अकेले नहीं हो। हाँ, हम साथ में हैं और साथ में ही रहेंगे सब, और एक दूसरे का सपोर्ट भी करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि हम ही एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो हम ही अपनी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तो फिर एक नॉर्मल व्यक्ति से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझे। तो सबसे पहले हमें ही एक दूसरे को समझना चाहिए। तो मनीषा, हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी जर्नी हमें बहुत अच्छी लगी। कॉन्फिडेंस टूट सकता है लेकिन दोबारा से आ सकता है। लाइफ कठिन हो सकती है लेकिन फिर से भी ब्यूटीफुल हो सकती है, जो कि आपकी स्टोरी ने बताई। हीलिंग पॉसिबल है, हो सकती है, जब अच्छे लोगों का सपोर्ट हो, साथ हो और विश्वास हो। एजुकेशन से कॉन्फिडेंस आ सकता है, दर्द से हम परफॉर्मर बन सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपकी स्टोरी ने काफी सारी चीजें बताई है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मनीषा। बहुत ही शानदार स्टोरी, फैंटास्टिक स्टोरी, जो बिल्कुल दिल को छू गई, सच में दिल और को छू गई। मैं बाकी गर्ल्स को मैं कहना चाहती हूँ कि जो जो गलती मैंने की वो आप ना और गर्ल्स ना करें, क्योंकि हम हमारी सिचुएशन जैसी हो, हमें जो भी चीजें प्रॉब्लम्स हमें मिली है उसको जितना जल्दी हो सके उतना एक्सेप्ट कर लो। जो गलती मैंने खुद को एक्सेप्ट ना करने की वो आप कोई ना करो, और कब दूसरों की बातों में आकर कभी खुद से नफरत मत करो, क्योंकि जितना हम खुद को लाइक करेंगे
खुद को पसंद करेंगे उतना ही हम खुद में इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे और खुद को बेहतर लाएंगे करना चाहेंगे और कर पाएंगे। और मेरे लिए मतलब मैंने जो खुद से नफरत कर ली थी वो कोई और ऐसी गलती ना करे, बस और हमेशा खुद को लाइक करते रहे, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें पसंद करे या ना करे, किसी की नजरों में हम कैसे दिखते हैं कैसे रहे, इससे ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो दूसरों की बातों को मत सुनो। हमारी मनीषा जैसी अपनी फेवरेट बनो, करीना कपूर मैं अपनी फेवरेट हूँ। यस मैम, सबको अपनी फेवरेट ही रहना चाहिए, मतलब दूसरों की बातों में आकर कभी खुद को मतलब अपने आप पे सेल्फ लव कीजिए। और जब भी खुद को आईने में देखे, चाहे हम कैसे भी हो, हमारे में जितनी कमियां हो, हमारे में बहुत सारी कमियां हैं लेकिन कुछ खूबियां भी तो है, तो हमें उन खूबियों को देखना चाहिए। अगर हम इतनी बड़ी इंजरी से लड़ के आए आज यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारे में ऐसी मतलब ऐसी काबिलियत है, इसलिए हम आज इतनी बड़ी इंजरी से लड़कर बाहर निकले। तो खुद को हमेशा जब भी आईने में देखे तो एक बार खुद को जरूर बोले कि आई एम द बेस्ट, और हम बेस्ट है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मनीषा, रियली यू आर द बेस्ट। Manisha, you are the best. We love you. ठीक है मनीषा, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को सभी लोगों से एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच, हैप्पी संडे ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।